हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने अभी तक का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक देखा था, फेडरलिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा था। हमारा देश कैसा है, फेडरलिज्म कैसे बना, या कोई फेडरल होने से क्या फायदा है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम थोड़ा सा और जाते हैं और डीप में और नॉलेज लेते हैं, देखते हैं कि क्या है फेडरलिज्म एक्चुअल में। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। ठीक है। फेडरलिज्म जो होता है, फेडरलिज्म में कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है। हाँ, टू अ डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन। फेडरलिज्म में कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है, ये ध्यान रख लो। बल्कि फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज इवॉल्व्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। अब इन दोनों लाइन का वो समझना है हमें कि क्या कहना चाहता है, कि हमने फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं बना लिए हैं कि पूरे हिस्ट्री में वही सेम लगाते रहे, कहीं पर हर जगह पे फेडरलिज्म यही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, सेम टू सेम यहाँ पर भी फेडरलिज्म लगेगा, ये भी ऐसे ही लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। फेडरलिज्म क्या होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो जाता है। फेडरलिज्म का अलग मतलब है। फेडरलिज्म जो हो गया वो क्या हुआ कि एक ऐसी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या होती है कि अलग सिचुएशन में अलग तरीके से दिखेगी। अगर कोई दूसरा सिचुएशन है तो दूसरी तरीके से, और दूसरा सिचुएशन होगा तो दूसरा। अब जैसे एक अमेरिकन फेडरलिज्म की बात करते हैं। हाँ, वन ऑफ द मेजर अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन एंड इंडियन फेडरलिज्म। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अमेरिकन फेडरलिज्म जो है वो एकदम से अलग है। अमेरिकन फेडरलिज्म इंडिया के फेडरलिज्म से बिल्कुल अलग है। हाँ, अमेरिकन फेडरलिज्म इंडिया के फेडरलिज्म से बिल्कुल अलग है, और यही हमें समझना है। ये नहीं कि फेडरलिज्म का मतलब सब जगह पे सेम होगा, नहीं, कुछ चीजें कॉमन होंगी, लेकिन सारी की सारी चीजें क्या होंगी, हर जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग होंगी। बट देयर आर फ्यू की आइडियाज और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जो सब जगह पे सेम होंगे, लेकिन लेकिन ऐसा अगर सोचा जाए कि क्या कहते हैं कि हमेशा क्या फेडरलिज्म, और क्या कहते हैं कि फेडरलिज्म क्या अमेरिका का फेडरलिज्म या इंडिया का फेडरलिज्म या कनाडा का फेडरलिज्म क्या सब जगह का सेम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां तक समझ आया? अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसेंशियली फेडरलिज्म इज अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज। जैसा कि मैंने शुरू में, अच्छा ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बता दी है। अब जस्ट मैं उन्हीं बेसिक के, जो हमने पिछली वीडियो में जो बेसिक बताया था, जो शुरू में बताया था, उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे देखो क्या होता है। फेडरलिज्म में क्या होता है ये बताया हुआ है कि एक प्रकार से फेडरलिज्म क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। हाँ, फेडरलिज्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें मोर देन टू लेवल की गवर्नमेंट होगी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट नेशनल लेवल। फेडरलिज्म में क्या होगा, दो लेवल की जो गवर्नमेंट होगी, या दो लेवल की भी ज्यादा, मोर देन टू भी हो सकती है। केवल दो ही नहीं होगी, मोर देन टू भी हो सकती है। तो वही मैंने बताया कि मोर देन वन लेवल बोल दो, सीधे उसमें टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, फोर भी आ जाएगा। और ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फेयर। मैंने बताया था कि हर एक गवर्नमेंट की अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा, हर एक गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फेयर। In some federal countries, there is a system of dual citizenship। कुछ कुछ फेडरल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बता रहा था इंडिया और अमेरिका का, इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल बता रहा था ना। इंडिया का जो फेडरलिज्म है, अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, ये ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखता है। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है, वहां पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह पे सेम ही होगा चीजें। ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि अमेरिका का फेडरलिज्म इंडिया के फेडरलिज्म से कैसे अलग है। तो आप बता सकते हो कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को मानता है, और जब वहीं वहीं पे अमेरिका का जो फेडरल फेडरल सिस्टम है वो किसको मानता है? ड्यूअल, हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को मानता है। यहाँ तक बात समझ आए हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म अमेरिका के फेडरलिज्म से कैसे अलग है, ये समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं।
द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। यानी कि अब क्या कहते हैं कि जो फेडरलिज्म में किसी एक फेडरेशन में है, उनके पास में क्या हो चुकी है, दो आइडेंटिटी होगी। कैसे? जैसे हमने बताया था कि जैसे अब मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ मैं यूपी वाला हूँ। फिर कोई गुजरात का होगा तो वो बोलेगा मैं गुजराती हूँ। कोई झारखंड का होगा लेकिन वी आर ऑल इंडियंस। हाँ, कहीं का भी है कहीं के भी हैं, तो यानी कि यही चीज दिल्ली वाले बोलेंगे डेलाइट्स हूँ मैं। हाँ, मुंबई वाले बोलेंगे कि हम तो मराठी हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से हमारे अलग अलग यहाँ पे क्या होंगी, दो दो आइडेंटिटीज भी होंगी, लेकिन उन दो आइडेंटिटीज के ऊपर भी एक आइडेंटिटी होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या होता है कि जो फेडरलिज्म होता है वो टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज भी हमें देता है। ठीक है। ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो सेंट्रल लेवल होगी उसकी अपनी पावर होगी, और जो स्टेट लेवल होगी वो उसकी अपनी पावर होगी। हाँ, सेंट्रल की अपनी पावर होगी, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि और दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की पावर और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। इसमें किसमें, फेडरलिज्म में। इतना बात समझ में आया। एंड हैज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इतना बात समझ में आ गया होगा, दोनों की अपने सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होंगी, मतलब कि नेशनल की अपनी अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट होगी। द डिटेल्स ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताया था कि फेडरल में पक्का एक चीज होगा, क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। फेडरल में एक चीज होगा ही होगा, वो क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चाहे वो अमेरिका का केस ले लीजिए, चाहे कनाडा का केस ले लीजिए, चाहे इंडिया का केस ले लीजिए, तीनों ही जगह पे क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज कंसिडर टू बी सुप्रीम। और हमारे यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि जो क्या कहते हैं कि फेडरल सिस्टम में क्या होगा, फेडरल सिस्टम में क्या होगा, कहते हैं कि फेडरल सिस्टम में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है। और जो सोर्स ऑफ पावर होती है ना, सोर्स ऑफ पावर इन फेडरल, हाँ देखो, सिंपल सी बात है। मैंने बताया फेडरल सिस्टम। अब मुझे बताना फेडरल सिस्टम में कितनी गवर्नमेंट होगी, फेडरल सिस्टम में कितने टाइप, कितने लेवल की गवर्नमेंट होती थी, फेडरल सिस्टम में कितने लेवल की गवर्नमेंट होती थी। फेडरल सिस्टम है, हाँ, मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जितनी भी इसके पास में गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए कि ये नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल या सेंट्रल, ठीक है, नेशनल या सेंट्रल चाहे जो बोलो, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरी कौन सी गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है। रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोलते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते थे, स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो नेशनल गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट है, इनको, इनकी मैंने बताया था, इनके अपने पावर है, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है दोनों की। ईच गवर्नमेंट हैज, ईच गवर्नमेंट हैज दियर ओन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में कर रखी है। हाँ, हर एक गवर्नमेंट की क्या है, अपना पावर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों को जो पावर मिलती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को पावर कहाँ से मिलती है, दे derives their power from supreme, hmm, from their power from written constitution,
वो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से इनको भी दोनों को पावर कहाँ से मिलती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों को ही पावर कहाँ से मिलेगी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको भी दोनों को पावर कहाँ से मिलती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चाहे वो मैं बात करूं तो क्या कहते हैं कि नेशनल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो जो रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट है, दोनों को जो पावर वो कहाँ से मिलती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे यहाँ मतलब कि जो एक फेडरल होगा, फेडरल सिस्टम होता है, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। सब कुछ कौन सा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। एंड विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर ऑफ बोथ ऑफ द सेट ऑफ गवर्नमेंट। दोनों ही गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर कहाँ से होता है? दोनों ही गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ पावर है वो कहाँ से है? हाँ, वो क्या है? दोनों ही चीजों का सोर्स ऑफ पावर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सर्टेन सब्जेक्ट्स सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर कंसर्न द नेशन एज अ होल। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। नेशन, जैसा कि अभी हम पूरा देखेंगे। नेशन को कुछ लिस्ट पे काम करना होता है, जैसे डिफेंस। डिफेंस के मामले कौन देखेगा? डिफेंस के मामले कौन देखेगा? डिफेंस के मामले कौन देखेगा? या क्या कहते हैं कि करेंसी के मामले कौन देखेगा? बैंक के मामले कौन देखेगा? ये सब के कौन देखता है? यूनियन गवर्नमेंट देखती है। यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। वहीं पे कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स होंगी, जो रीजनल रीजनल क्या कहते हैं कि रीजनल मामले होंगे, उनके बारे में जैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ। पुलिस, हेल्थ। पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब मामले कौन देखेगा? ये सब मामले देखते हैं स्टेट। तो यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों के अपने अपने पावर हैं, दोनों के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट के लिए कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, स्टेट के भी लिए कौन कौन से थे। पुलिस, हाँ, और क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर, और क्या बताया मैंने? पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और क्या कहते हैं कि क्या नाम है, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और साथ में ही अभी मैंने बताया था कि टैक्स का भी। अब लेकिन टैक्स में दोनों ही अपने अपने होते हैं, दोनों के अपने अपने होते हैं। फिर उसके बाद में और भी चीजें हैं, एक मिनट। हाँ, लिस्ट में क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। पुलिस हो गया, और क्या कहते हैं कि इसके अलावा मैं और कौन सा बताऊं आपको? एग्रीकल्चर हो गया। और ऐसे देख लीजिए क्या कहते हैं कि एजुकेशन। एजुकेशन एक्चुअल में दोनों में आता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, एजुकेशन भी है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे है। फिर उसके बाद में भी क्या कहते हैं कि, और ऐसे समझ लीजिए कि लिस्ट में एजुकेशन, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जैसे मैरिज हो गया। और वैसे तो एक्चुअल में मैरिज भी दोनों का ही, दोनों की लिस्ट में ही आता है। मैरिज भी दोनों के ही लिस्ट में आता है। हाँ, और क्या कहते हैं कि, हाँ, हाँ, प्रिजन, जेल वाला जो होता है, जेल में। हाँ, प्रिजन जो होता है, ये क्या कहते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब जो पार्ट हैं वो किसके हैं? स्टेट के। ये जो मैरिज है, ये भी ये दोनों में आएगा, दोनों के लिस्ट में आएगा। इसको अभी तो पूरा लिस्ट देखेंगे तो ये हमें समझ में आ गया कि दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और दोनों के जो पावर होंगे ना, वो क्या है? बटे हुए हैं। दोनों के जो पावर हैं वो क्या हुआ है? दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों ही बटे हुए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए क्या है कि हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना रखी है। क्या? इसलिए हमने क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बना रखी है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या? हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों बना रखी है? ताकि हम क्या कहते हैं कि अपने मामलों को सॉल्व कर सकें। तो यानी कि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक पार्ट और हो गया, क्या? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है। ये क्या करेगा? डिस्प्यूट को सेटल करेगा। ये क्या करता है? सेटल करता है डिस्प्यूट्स को। द जुडिशरी had the powers to resolve disputes between central government and state। याद करो तो मैंने जुडिशरी वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, तो मैंने जुडिशरी में बताया था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है,
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मैटर वो डिस्प्यूट है, तो उसको कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है ना। तो यानी कि जब जुडिशरी जुडिशरी क्या होती है कि जुडिशरी के पास में पावर होती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी सॉल्व करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हम्म तो देखो, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स हु शुड हैव हाउ मच पावर, किसके पास कितना पावर होगा, हमने वहां पे पढ़ रखा था। ठीक है, आगे, रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द फेडरेशन। देखो, फेडरेशन जो होगा ना, फेडरेशन का जो वर्किंग होगा वो कैसे होगा, वो अभी जो रियल पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि एक्चुअल वर्किंग जो है वो कैसी चल रही है। अगर वर्किंग जैसी चल रही होगी ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख देगा भाई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से तो हो नहीं जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक चीज और होना चाहिए। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक चीज और होना चाहिए। वो है कि ये कहते हैं कि एक्चुअल वर्किंग जो है, या रियल पॉलिटिक्स या कल्चर जो हो गए, आइडियोलॉजी या जो हो गए, ये सब बताते हैं कि फेडरेशन फेडरेशन में क्या कहते हैं कि ये बताता है कि वर्किंग एक्चुअल वर्किंग कहाँ से पता चलती है कि रियल पॉलिटिक्स एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या है, आज का कल्चर क्या है, आइडियोलॉजी कैसी है और हर हिस्ट्री, ये सब डिटरमाइन करते हैं फेडरेशन के वर्किंग को। ठीक है, आगे, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद रेस्ट्रेंट हेल्प्स रेस्ट्रेंट्स हेल्प द फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली। अब कोई भी फेडरेशन कितनी आसानी से काम कर रहा है, वो बताता है कि कितना म्यूचुअल ट्रस्ट है, कितना म्यूचुअल कोऑपरेशन है, कितना रेस्पेक्ट है। समझ में है ना? यहाँ से यहाँ तक के इसको समझने के लिए एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक को समझने के लिए। देखिए, कह रहे हैं कि अगर कल्चर ऑफ ट्रस्ट होगा, कोऑपरेशन होगा, तब तो क्या कहते हैं फेडरेशन स्मूथली चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर एक देश के फेडरेशन को बढ़िया से चलते रहना है, तो उसमें जरूरी, जैसे कि अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, कुछ देश के फेडरेशन क्या हुए, टूट गए। कुछ देश के फेडरेशन भी टूट गए। क्यों टूट गए? फेडरेशंस भी टूटने गए, उसका मेन रीजन क्या था टूटने का? वहां का जो फेडरेशन, वहां की एक्चुअल पॉलिटिक्स कुछ और रही होगी, वहां की कल्चर और आइडिया, वहां पे लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बन पाया होगा, वहां पे म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं रहा होगा। हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या होता है? हाँ, जब रिस्पेक्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया, कोऑपरेशन खत्म हो गया, तो भाई किस बात का रिलेशन? हाँ, तो यानी कि सबसे जरूरी, किसी भी रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ट्रस्ट। और क्या जरूरी है? रेस्पेक्ट। ट्रस्ट और रेस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, हमें पॉलिटिक्स हमें क्या कह रही है कि जो हम पॉलिटिक्स है, ये हमें जीवन को भी, जीवन की बातों को भी, हमें बुक्स में भी जीवन की बातें सिखा रही है कि अगर हमें किसी के साथ में भी अपने रिलेशन को बनाए रखना है, तो एक चीज को ध्यान में रखना होता है, क्या? ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। अगर ये ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और कॉपरेशन नहीं होगा ना, तो जीवन भी आसानी से नहीं चलेगा, जैसे ये फेडरेशन आसानी से नहीं चल रहे। जीवन को भी आसानी से चलने के लिए इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत है, और किसी भी फेडरेशन को भी चलने के लिए इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत है। क्या? ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन। तो ये सारी चीजें, और साथ में रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट का मतलब होता है कुछ हदें भी होती हैं, कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो इनको, तो यही सब क्या होते हैं फंक्शन, कोई भी फेडरेशन कितने अच्छे से चलेगा, ये चीजें डिसाइड करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन अ वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क। ठीक है, द वे कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा वो कौन डिसाइड कर लेता है? पॉलिटिकल पार्टीज भी डिटरमाइन करती हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहेगा, कैसे नहीं काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप और आइडियोलॉजी कम्स टू डोमिनेट द एंटायर फेडरेशन, it could generate a deep resentment among the people and its unit not sharing the dominant voice। अब देखो क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि अब एक देश में बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, एक देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं।
अब मान लीजिए कोई रिलीजन सोचे कि मैं क्या करूंगा, अपना इसके ऊपर क्या कहते हैं कि डोमिनेट करूंगा, मैं इस पूरे देश को क्या करूंगा, डोमिनेट करूंगा, पूरे फेडरेशन को क्या करने का, कोई भी ग्रुप। अब मान लीजिए कि इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें समझ लीजिए कि एक फेडरेशन है ये। इस फेडरेशन में क्या कहते हैं कि 3 ग्रुप हैं। इस फेडरेशन में क्या है, ये एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन में 3 ग्रुप हैं, ए, बी और सी। ये फेडरेशन बड़े आसानी से म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ में, ट्रस्ट के साथ में चले जा रहा था, चले जा रहा था। लेकिन लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये जो ए वाला जो फेडरेशन, ए वाला जो था वो यूनिट, वो चाहने लगा कि नहीं, मुझे क्या करना है, इनके भी ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करना है। मुझे भी क्या कहते हैं कि इन सबसे ज्यादा पावरफुल होना है। जब इन सबसे ज्यादा पावरफुल होने का जैसे ही इसके अंदर आएगा, तो ये फिर ये फेडरेशन अब फेडरेशन नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। वो फेडरेशन फिर अब ये क्या हो जाएगी, ये फेडरेशन के बजाय ये अलग अलग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। वो ए जो होगा, वो उसको डराएगा, किसको, बी को डराएगा। यहाँ पे ए और बी कोई व्यक्ति नहीं है, ए पूरा का पूरा एक, मैं बता रहा हूँ, एक पूरा ग्रुप समझ लो, और बी जो है वो पूरा ग्रुप समझ लो। लेकिन ए वाला जो होगा बी को दबाने की कोशिश करेगा, ए वाला सी को भी दबाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, इनके अंदर क्या आ जाएगा, फियर। जहां पे जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट की जगह ले लिया फियर ने। और जब ट्रस्ट की जगह पे फियर रहे, तो वो चाहे जीवन का, नॉर्मल जीवन का रिलेशन हो, और ये चाहे क्या कहते हैं कि फेडरेशन हो, दोनों ही नहीं बचेंगे। ट्रस्ट की जगह पे जैसे ही फियर आ गया, तो यानी कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब कोई भी क्या कहते हैं कि अपना उसमें डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहता है, वो पूरे इंटायर फेडरेशन पे अपना वो कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है, तो फिर क्या होता है, लोग नाराज होते हैं, और फिर क्या होता है, वो फेडरेशन टूट जाता है। दीज सिचुएशंस कुड लीड अ डिमांड ऑफ सेसेशन बाय अग्रीव्ड यूनिट्स। अग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित। तो फिर क्या होगा भाई, जब ए ने इनको सताना शुरू किया, बी को, ए ने सी को सताना, ए ने ग्रुप बी को सताना शुरू किया, ग्रुप बी ग्रुप सी को, ग्रुप ए ने ग्रुप सी को भी सताना शुरू किया, तो अब क्या करेंगे, ये जो एग्रीव्ड है कौन, बी और सी, ये कहेंगे भैया हम फेडरेशन से निकल रहे हैं, हम फेडरेशन से निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फेडरेशन का मतलब एग्रीमेंट, कि अब जब जो आपने एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को आप वायलेट कर रहे हो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा। और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर। तो फिर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे सिविल वॉर भी होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने क्लास 10th में श्रीलंका में देखा था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने क्लास 10th में कहाँ पे देखा था, श्रीलंका में देखा था। देखा था ना। क्यों हुआ था वहां पे सिविल वॉर? क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं कि सिनला वाले जो लोग थे, सिनला मतलब कि क्या कहते हैं कि जो सिनलीज थे, सिनला बोलने वाले लोग थे, उन्होंने तमिल या बाकियों के ऊपर में क्या कहते हैं कि वो क्या करना चाहते थे, अपना डोमिनेशन थोपना चाहते थे। तो इसकी वजह से ही क्या हुआ था, वहां पे सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर तभी तो होता है, सिविल वॉर कब होगा, जब कोई भी, एक फेडरेशन है समझ लो, एक फेडरेशन के कुछ ग्रुप के जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर में अपनी चीजें थोपने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या होगा, सिविल वॉर होगा। या तो वो उस फेडरेशन से अलग हो जाएंगे, अग्रीव्ड यूनिट्स क्या होंगी, वो अलग होने की कोशिश करेंगे। मेनी कंट्रीज आर एम्ब्रॉयल्ड इन सच अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ही नष्ट हो गई। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज क्या हो गई, नष्ट हो गई। इनका मतलब क्या हुआ कि इसी की वजह से क्या कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज का क्या हुआ, हालत खराब हो गया, कि इसी का मेन रीजन यही था। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ पे, नाइजीरिया में। जो अभी हम ये सिचुएशन की जो बात कर रहे थे, ये देखिए फेडरलिज्म इन नाइजीरिया। हाँ अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जो अभी हमने बात किया, इसका एक एग्जाम्पल है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया। क्या है यहाँ पे, इफ द रीजन्स एंड वेरियस कम्युनिटीज डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, इवन फेडरल अरेंजमेंट कैन फेल टू प्रोड्यूस यूनिटी। तो देखो क्या होता है कि अगर अभी मैंने बताया था ना, कि अगर जो अलग अलग रीजन्स हैं एक एरिया में, जैसे ये अब समझ लो ये एक एरिया हो गया ऐसे। अब इस एरिया को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहता हूँ। ओके, ये समझ लो एक एरिया है, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, ये पार्ट सी हो गया।
मान लीजिए कि ये तीनों लोग हैं। अब इसका सी का ट्रस्ट ए में नहीं रहा, या बी का ट्रस्ट सी में नहीं रहा, या बी का ट्रस्ट ए में नहीं रहा, तो ये जो फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन, ये क्या हो जाएगा, ये फेडरेशन टूट जाएगा। ये फेडरेशन, तब तक अभी हमने बताया फेडरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिटी प्रोड्यूस करता है। फेडरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिटी। लेकिन फेडरेशन भी यूनिटी तब नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जब म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, किसका है, नाइजीरिया का। किसका एग्जाम्पल है, नाइजीरिया। अब ये नाइजीरिया कहाँ पे है, नाइजीरिया के कहते हैं कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। हमारे हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट है। उस 7 कॉन्टिनेंट में एक अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है। उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है नाइजीरिया। उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है नाइजीरिया। अब उस नाइजीरिया के बारे में मैं बताता हूँ कि देखिए क्या हुआ वहां पे। वहां पे 1949 तक, 1914 तक, 19 टिल 1940 तक क्या था, नॉर्दर्न एंड सदर्न नाइजीरिया वर टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज। 1940 तक। अब जैसे मैं ऐसे जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका मैप ऐसा नहीं है, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। ये हो गया, समझ लो ये हो गया नॉर्दर्न नाइजीरिया। कलर चेंज कर देता। ये नॉर्दर्न नाइजीरिया था, और ये क्या है, सदर्न नाइजीरिया। लेकिन इन दोनों पे ही किसकी कॉलोनी थी, इन दोनों पे ही किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी यहाँ पे, ठीक है। एट द एट द इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस इन 1950। अब ये लोग 1950 तक ये लोग भी आजाद हो गए। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि क्या बनाया, इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस। 1950 में, 1950 में इन्होंने क्या बनाया, एक इबादान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें नाइजीरियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इबादान कॉन्फ्रेंस में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इबादान कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा, इबादान, हाँ, इबादान कॉन्फ्रेंस में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। यानी फेडरल का मतलब क्या हुआ कि हर एक रीजन का अपना, क्या कहते हैं कि रीजन का वैल्यू की जाएगी। हाँ, फेडरेशन का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द थ्री मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया में क्या कहते हैं कि 3 ग्रुप्स हैं। एक का नाम है योरूबा, एक का नाम है इबो, एक का नाम है हाउसा पोलानी। ठीक है। क्या, इसमें 3 ग्रुप्स हैं नाइजीरिया में, 3 ग्रुप्स हैं। 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ये समझने वाली बात है। नाइजीरिया में 3 ग्रुप्स हैं। एक एक क्या कहते हैं कि योरूबा, योरूबा। तो ये 3 को हम तोड़ देते हैं। ये कहाँ पे, योरूबा कहाँ पे है, वेस्ट में। इस वाले रीजन में क्या कहते हैं कि इस वाले रीजन में, हाँ, इस वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे इस वाले रीजन में जो है वो क्या है, योरूबा। योरूबा यहाँ का एथनिक ग्रुप है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि ईबो, ईबो किधर है, ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में क्या कहते हैं कि ईबो है। ईस्ट साइड में ऐसे समझ लो, ये ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड इधर समझ लो ईबो है। और एक ग्रुप था, क्या कहते हैं कि नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में क्या था, हौसा फुलानी। इधर का जो एरिया है इसमें कौन सा ग्रुप था, हौसा फुलानी। ये 3 ग्रुप थे। ठीक है। ये तीनों ही क्या कहते हैं कि तीन, इन्होंने क्या कहते हैं कि तीनों ने कंट्रोल द रीजन्स ऑफ द वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली, दियर अटेम्प्ट टू स्प्रेड दियर इन्फ्लुएंस। अब इसने सोचा, जो ईबो वाला जो रीजन है, इसने सोचा कि मैं इधर जा करके पहुंच जाऊं। और क्या कहते हैं कि जो येलो वाला जो रीजन है, उसने सोचा कि मैं इधर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करूं। क्या, येलो वाला अपना इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगा इधर। रेड वाला कहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करने लगा, रेड वाला सोचा कि मैं यहाँ अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कर दूं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो था इनके बीच में वो टूटने नहीं लगा। हाँ, जो इनके बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट था वो उसकी जगह पे क्या हुआ, इस म्यूचुअल ट्रस्ट की जगह पे कन्फ्लिक्ट ने जगह ले ली। किसने ले ली, कन्फ्लिक्ट ने जगह ले ली। कन्फ्लिक्ट और डर ने, मैंने बताया ना, म्यूचुअल ट्रस्ट की बजाय क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट और डर आ जाएगा।
जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बजाय क्या आ जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो जाता है और फिर वहां पे क्या आ जाता है, हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और फिर क्या वहां पे आ जाता है बताइए, वहां पे क्या आ जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट की जगह पे डर ने जगह ले लिया। अब जब डर जगह ले लेगा तब तो फिर अलग ही बात हो गई भाई। तो इसी वजह से दीज लेड टू मिलिट्री रिजीम इन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, बोथ फेडरल एंड, हाँ, दिस लेड टू अ मिलिट्री रिजीम। इसकी वजह से जो ये यहाँ पे जो झगड़े होने लगे, इसकी वजह से यहाँ पे किसका शासन हो गया, मिलिट्री का शासन हो गया। इन सब झगड़ों की वजह से यहाँ पे किसका शासन हो गया, मिलिट्री का शासन हो गया। अब यहाँ पे हो गई मिलिट्री रिजीम आ गई, ठीक है, मिलिट्री रिजीम इन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स ज्वाइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस। फिर क्या हुआ कि दोनों ही फेडरल और रीजनल गवर्नमेंट ने पुलिस को संभाला। पुलिस को दोनों 1960 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1960 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना नया। अभी मैंने बताया था ना एक 1950 में बना था, अब फिर से 1960 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें क्या था, जो पुलिस पे किसका किसका कंट्रोल था, पुलिस पे दोनों ही रीजनल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था और साथ में फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जो क्या कहते हैं कि सेंट्रल की तरह काम कर रही थी, इसका भी कंट्रोल था, दोनों का साथ में कंट्रोल था। लेकिन हाँ ठीक है, इन मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1979 फिर से ये वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन ही नहीं है। म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से फिर से क्या हुआ, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं था, तो ये फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर से टूटा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर से टूटा, अब फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बदला जाएगा। फिर 1979 में क्या हुआ, मिलिट्री ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मिलिट्री ने, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे किसका राज था, मिलिट्री के अनुसार अब चलने लगे। 1969 में क्या हुआ, मिलिट्री के, फिर फाइनली जा करके क्या कहते हैं कि 1999 में, 1970 में मैंने बताया क्या था, सबसे पहले मैंने बताया 1950, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें फेडरेशन, हाँ, लेकिन 1950 के बाद में ये क्या हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल, हाँ, ट्रस्ट जब टूट गया, म्यूचुअल ट्रस्ट टूट गया, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाँ, ड्यू टू डोमिनेशन, हाँ, वो चाहते थे कि हम दूसरे के ऊपर डोमिनेट करें, तो इसकी वजह से 1960 में क्या हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि ना, हाँ, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था भाई, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, फेडरेशन, और क्या कहते हैं कि फेडरेशन के साथ साथ में रीजनल लोग भी पुलिस को संभाल रहे थे। लेकिन फिर से ये क्या कहते हैं कि फिर से म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से ये टूट गया। 1960 के बाद में फिर से अब केस आ गया 1979, 1979 में मिलिट्री ने ही, मिलिट्री रूल यहाँ पे आ गई, क्या आ गई, मिलिट्री रूल, हाँ, 1979 में यहाँ पे कैसे रूल आ गई, मिलिट्री रूल आ गई। क्यों आ गई मिलिट्री रूल, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही है कि क्योंकि लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मिलिट्री रूल आ गई, मिलिट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हाँ, मिलिट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसको फॉलो कर रहे थे। फिर फाइनली जा करके इनको 1999 में जा करके डेमोक्रेसी यहाँ पे आई, डेमोक्रेसी आई। लेकिन फिर भी 1999 में डेमोक्रेसी आई, लेकिन अभी भी देखो, दो डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड इन 1999, रिलीजियस डिफरेंसेस अभी भी चले जा रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस along with conflicts over who will control revenue from the oil resources। देखो नाइजीरिया जो है ना, वहां पे क्या कहते हैं कि ऑयल रिसोर्सेज हैं, वहां से वो सॉरी, वो ऑयल को निकाल करके बेच सकते हैं। तो हाँ, कंट्रोल रेवेन्यूज फ्रॉम, कौन, किसका ऑयल रिसोर्सेज पे रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू कंट्रोल होगा, किसका नहीं होगा, किसका कंट्रोल किस पे होगा, इन सब चीजों को लेकर के भी अभी भी नाइजीरिया फेडरेशन में अभी भी इन सब को, अभी देखो लिखा हुआ है टू प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, अभी भी ये प्रेजेंट प्रॉब्लम भी यही है। हाँ, तो यानी कि देखिए लोकल एथनिक कमिटीज रजिस्ट सेंट्रली कंट्रोल्ड, हाँ, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ ऑयल रिसोर्सेज। तो जो लोकल एथनिक कम्युनिटीज हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ऑयल रिसोर्सेस हैं इनके कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हमेशा क्या कहते हैं कि वो क्या कर रही हैं, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट और एथनिक कम्युनिटीज के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ही होता जा रहा है। दस नाइजीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैप ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। अगर ये सारी चीजें रहेंगी
तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती ही आती है। इन सब की वजह से भी क्या होता है, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, यानी कि फेडरेशन सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि फेडरेशन को सही से काम करने के लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट, हाँ, कॉपरेशन, क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रस्ट चाहिए और कॉपरेशन चाहिए, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। और तीसरा चीज मैंने बताया था, हम्म, ठीक है, ट्रस्ट, कॉपरेशन और रेस्पेक्ट, ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि क्या कहते हैं कि अगर फेडरेशन को सही से चलाना है तो क्या होगा कि ट्रस्ट, कॉपरेशन और क्या कहते हैं कि रेस्पेक्ट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें ही नहीं है तब फिर क्या होगा, वो फेडरेशन स्मूथली नहीं चल पाएगा। ओके, अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए, even even before the independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country like ours, it would necessary to divide the powers between provinces and central government। क्या अग, जो हमारे जो लीडर्स थे, जो नेशनल, जो क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर थे, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कि जो हमारे देश के जो महान नेता थे, उन लोगों ने, उनको पहले से ही पता था, उन्होंने पहले से ही देख लिया कि भाई क्या है, अगर हमें इस देश को कंट्रोल करना होगा या इस देश पे क्या कहते हैं कि गवर्न करना होगा, तो इस देश को गवर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले पावर पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रोविंस में। किसमें, प्रोविंस का मतलब स्टेट होता है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंस में इसको अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर वॉज अ देयर वॉज ऑल्सो अवेयरनेस दैट इंडियन सोसाइटी हैड रीजनल डाइवर्सिटी। हमें पता है कि इंडिया की सोसाइटी में बहुत सारा रीजनल डाइवर्सिटी है, एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मैंने जैसा कि बताया था, मोर देन 1000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हमारे देश में। ठीक है, मोर देन 1000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन, और इस डाइवर्सिटी को क्या जरूरी है, इस डाइवर्सिटी को समझना जरूरी है, सब लोगों को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये डाइवर्सिटी को खत्म करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आए? ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? ओके, अब आगे देखते हैं हम। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैड टू शेयर अ पावर इन ईच रीजन। तो देखो क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले जो लोग हैं, इनको क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करना है, क्या शेयर करना है, पावर, हाँ, languages had to share power and in each region people of that region should govern themselves। क्या होगा कि इनको पावर को शेयर भी करना होगा और ये खुद को क्या कर सके, गवर्न खुद को भी कर सके। ये कहाँ, ये किसमें है, ये केवल और केवल किसमें हो सकता है, फेडरलिज्म भी हो सकता है। दिस वॉज ओनली लॉजिकल इफ वी वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ, यहाँ ऐसा किस चीज, ऐसी कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हो सकती है कि लोग क्या करें, लोगों को क्या कहते हैं कि अपने, देखो, पावर को भी शेयर करें, हाँ, शेयर करें, पावर को भी शेयर करें और साथ में क्या कहते हैं खुद के ऊपर भी गवर्न करें। जब खुद को गवर्न करने की बात आती है तो किसमें आ जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ही बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ही तो बात आती है। यहाँ पे समझना कि अगर आपको अपनी डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, आपको अपनी डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, वो डाइवर्सिटी कैसी भी हो सकती है, हो सकती है आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकता है आपकी
हाँ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो सकता है आपकी रीजनल डाइवर्सिटी हो। इन सबको मेंटेन करने के लिए, आपको कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए कि ताकि आप अपना पावर भी शेयर कर सकें, क्या कर सकें, पावर को भी शेयर कर सकें। पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्व्स, और साथ में खुद को गवर्न भी कर सके। तो ये केवल और केवल कहाँ पे पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कि हम, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना, क्या कहते हैं, कितना किसको, क्या कहते हैं, कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कितनी पावर दी जाए। हाँ, पहले तो हमें समझ में आ गया कि हमें पावर तो देना ही पड़ेगा। हमें ये समझ में आ गया कि हमें, क्या कहते हैं, कि अगर डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखना है, यूनिटी को भी मेंटेन करके रखना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन ये डिवीजन ऑफ पावर कितना होगा, किसको कितना पावर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि देयर, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन क्या आया, द The only question was what what should be the extent of powers to be enjoyed by regional government। रीजनल गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए, ये क्वेश्चन था। समझ आया नहीं समझ आया? इन व्यू ऑफ, देखिए रीजनल गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए इन द एजिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, अ compromise formula to give very large power to the regions was discussed during negotiation before the partition। देखो पार्टीशन के पहले क्या हुआ था, मुस्लिम, एक हमारे यहाँ मुस्लिम लीग थी, और एक, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी थी, ये थी। अब क्या कहते हैं कि इनके बीच में भी हमेशा टसल होती रहती थी। पार्टीशन, मुस्लिम लीग हमेशा, क्या कहते हैं, कि पार्टीशन को सपोर्ट करती थी, मुस्लिम लीग हमेशा कैसे थी, पार्टीशन को सपोर्ट करती थी। तो क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस जो थी, वो उस, मतलब कि जो कांग्रेस थी वो कहती थी कि भाई देखो, हमें, क्या कहते हैं, कि एक इसी चीजों के लिए कि रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या हुआ, मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला चला कि हम, क्या कहते हैं, कि लार्ज पावर देंगे, जो रीजन्स होंगे, जो छोटे छोटे रीजन्स होंगे, उनको हम ज्यादा पावर देंगे। हाँ, वंस द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज टेकन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। अब क्या कहते हैं कि पहले क्या था, हमने बताया ना कि पार्टीशन के पहले क्या हुआ, कि ये देखा गया कि एक ऐसे फॉर्मूले पे चर्चा हुई थी, कि जो मुस्लिम्स होंगे उनको, क्या कहते हैं, कि ज्यादा, क्या कहते हैं, कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हाँ, उनको, क्या कहते हैं, कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, पार्टीशन हो गया हमारा 1947 में, हमारा क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि द स्टेट एंड सेपरेट पावर, तो हमने सोचा कि, अभी देखना इसको मैं पूरा क्लियर लिखता हूँ। इंडिया पार्टीशन के बाद में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइडेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि हम ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट्स। हमने क्या कहा कि हम कर देंगे डिवीजन ऑफ पावर, कर देंगे, किसके किसके बीच में कर देंगे, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट की अपनी अपनी पावर होगी, और साथ में ही डिवीजन ऑफ पावर कर देंगे स्टेट एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, हर एक स्टेट को अपनी अपनी पावर दे देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिंसिपल दैट रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन द कॉपरेशन। हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म होगा वो कैसा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। हमारा जो फेडरलिज्म होगा वो कैसा होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन, देयर मस्ट बी फेडरलिज्म बिटवीन, ठीक है, स्टेट्स एंड
सेंटर, ठीक है। दस वाइल रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज्ड यूनिटी। तो हमारे यहाँ केवल और केवल क्या क्या केवल और केवल इस पे ध्यान दिया गया, क्या केवल और केवल इस बात पे ध्यान दिया गया कि डाइवर्सिटी पे ही ध्यान दिया जाए? नहीं, हमने डाइवर्सिटी के साथ साथ में डाइवर्सिटी पे भी ध्यान दिया था। साथ में हमने किसके ऊपर ध्यान दिया? फोकस फोकस ऑन फोकस्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। डाइवर्सिटी के साथ साथ में यूनिटी पे भी हमने फोकस किया, और साथ में ही हमने देख सोचा कि देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन देयर मस्ट बी कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो हमने यहाँ पे किसको ध्यान में रखा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो इस प्रकार से हमारा जो फेडरलिज्म है ना, बाकी दुनिया के फेडरलिज्म से अलग है। इस प्रकार से हमारा जो फेडरलिज्म है वो बाकी दुनिया के क्या कहते हैं कि फेडरलिज्म से अलग है, क्योंकि हमने किसके ऊपर फोकस किया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर में था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं समझ आए? ओके, आगे देखते हैं। हम्म एक यहाँ पे अब ये समझते हैं कि क्या है, क्या अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन वर्ड यूज हुआ है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरेशन वर्ड यूज हुआ है? तो नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फेडरेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन नाम का वर्ड नहीं यूज हुआ है, ये ध्यान रख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड ही नहीं है। फेडरेशन वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी हम फेडरल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नाम का वर्ड नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? फेडरल हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को वो सपोर्ट करता है। तो वैसे ही दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्क्राइब्स। देखो, अब सबसे पहले हम आर्टिकल देखिए, हमने सबसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन में क्या कहते हैं कि एक से लेकर के चार तक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट वन में कहाँ से कहाँ तक है? एक से लेकर के चार आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आर्टिकल वन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया है यूनियन, फेडरेशन नाम का वर्ड नहीं यूज किया। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ, कहीं पर देयर ऑफ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ऑफ दैट। क्या होता है इसका मतलब? ऑफ दैट शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में से अभी मैंने बताया था एट्थ शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है?
8th शेड्यूल में क्या मेंशन है? 8th शेड्यूल में मेंशन है कि 8th शेड्यूल में मेंशन है कि हम क्या कहते हैं कि लैंग्वेज, हाँ, 22 लैंग्वेज मेंशन है। वैसे ही हमारे फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, इसको हमने यूनियन टेरिटरी क्यों बोला, आज आपको जवाब मिल जाएगा कि क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए हमने इसको बोल रखा है कि यूनियन टेरिटरीज। हाँ, समझ में आया नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं कि हमारे जो यूनियन है उसकी जो टेरिटरीज जो है, इसीलिए हम बोलते हैं। और हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं? अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बात किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं कि फेडरेशन, ओ क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नाम का कोई वर्ड नहीं है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब क्या कहते हैं कि क्या है, कैसे है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या कहते हैं कि कौन सी चीजें अब आगे हम इसके फेडरलिज्म के बारे में ही हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हमारा देश, क्या कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है फेडरेशन, फिर भी कैसे हमारा देश फेडरल है, कैसे नहीं है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, और इस वीडियो के बारे में जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं।